ऑल राइट बेटा। सो अभी हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? लाइक वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन ऑन आइसोमेरिज्म, राइट? सो लेवल वन का हमने पहले कर लिया है, राइट? कहाँ तक कर लिया है आप बता दो, उसके आगे मैं डिस्कस करूँ। सर 45 तक कर लिए थे। सर 90 तक कर लिया था। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट 45 से 90 के बीच में। इफ यू गाइस हैव एनी डाउट टू लेट मी नो। 45 से लेकर के 90 के बीच में कोई डाउट है तो। सर 52। उसका जो फिफ्थ 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 कंपाउंड है उसका बता दो बस, बाकी तो कर लिए थे। नहीं, सो व्हाट आर वी सपोज टू डू हियर? क्या बताना है हम लोग को इसमें? ये डिस्कस करना है बेसिकली कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर कायरल। तो अब देखो इधर, आ, मतलब इसमें कोई भी प्लेन आप लेके जाओ इधर वाला, और यू कैन कंसिडर दिस प्लेन और इवन दिस प्लेन, you will not find any symmetry according to me. So if there is no POS and COS anyway is not there, ना आप ऐसे भी अगर लेके जाते हो तो भी इधर मिरर इमेज नहीं है। सो अगर POS है ही नहीं इसके अंदर और COS तो पहले से ही नहीं है, सो दिस मॉलिक्यूल हैज टू बी कायरल। इसमें क्या कंफ्यूजन आ रहा था दक्ष? सर फिफ्थ फिफ्थ 5। अच्छा, फिफ्थ बताना है तो बिल्कुल कर लेते हैं। देखो, फिफ्थ के केस में डू वन थिंग, यू कंसिडर दिस रिंग। एक प्लेन लो जो ये रिंग को अपने अंदर ले ले, और ये रिंग को लेगा तो नेचुरली इसके परपेंडिकुलर जाएगा। और परपेंडिकुलर करोगे तो देखो, हाफ पार्ट ऑफ दिस इज मिरर इमेज ऑफ द हाफ पार्ट ऑफ द अदर। सो दिस शुड नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि जो ये रिंग है, ये वाला रिंग, इस रिंग को प्लेन में लेते हुए जो प्लेन आप ड्रॉ करोगे उसमें ये हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, दिस साइड एंड दैट साइड। गॉट इट? सो दिस शुड नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। यस। तो हमेशा जो सबसे जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो अनसिमेट्रिकल वाले साइड को ना एक प्लेन में लेने की कोशिश करो, तो उससे थोड़ा इजी हो जाएगा ये काम करना, ठीक है? नाउ मूविंग टू द अदर 53, 4, 5, 6। एनी अदर डाउट गाइस? सर 31st भी डाउट है। पीछे नहीं जाएंगे अब हम लोग, इसके आगे जा रहे हैं। सर पीछे भी 3 डाउट्स हैं, 29, 31, 32। तो चलो वो तुम क्लास में पूछ लेना कल, ठीक है? 29, 31 एंड 32। और किसी को डाउट है इसमें? सर एक बार क्वेश्चन नंबर 58 के अंदर सर एक वर्ड यूज किया था, डिस्कोडर मोलाइड। कौन सा वो? तो ये तुम लोग ना डरते हो। देखो, सर पढ़ो इसको। व्हाट इज द सर वो मैक्सिमम? देख के तो लग रहा था कि जैसे जो था वो पूछा वो तो निकाल दिया था, बस एक बार वर्ड का कंफर्म करना था ये बस। एक बात बताओ, ये मॉलिक्यूल देखो एक बार, तुम्हें लग रहा है ये मॉलिक्यूल कभी तुम याद कर पाओगे? तो नेचुरली ये कोई ना कोई मेडिसिनल मॉलिक्यूल है जिसका हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो इस नाम में क्यों जा रहे हो? जो क्वेश्चन पूछा है उससे नाम का कोई लेना देना है क्या? नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पूछा है इस मॉलिक्यूल के लिए, तो जस्ट चेक द ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल सेंटर, उसके हिसाब से कॉल ले लो। बताऊं इसको या हो जाएगा? नहीं नहीं सर, बाकी तो हो गया था। दिस इज द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल। यस, एनीवन एल्स हैविंग डाउट टिल सर 60? सर 60th। सर सिमरवीर को एंटर कर लो। ठीक। हाँ बोलो भाई। और बताओ, कोई डाउट है 60 तक? सर 60th। 60th बताना है। विच आर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट द लोएस्ट एनर्जी फॉर्म ऑफ 1s2s 4r ट्राई इथाइल साइक्लोहेक्सेन? तो इसमें RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल के करना तो है साक्षी, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर इसका आंसर ए ऑप्शन है, पर ए ऑप्शन में सर वो रिपल्शन ही होगी जहाँ पे वो दोनों इकट्ठे हैं, क्योंकि मिथाइल ग्रुप का है बड़ा वाला। नहीं, इसने
किधर की तरफ मिथाइल ग्रुप है? सर ये ऑप्शन में सर जहाँ पे दो मतलब इक्विटोरियल पे जहाँ पे लगे हुए हैं। तो इक्वेटोरियल तो ऐसे होते हैं ना, अगर ऐसे बना करके देखो तो एक इधर होगा एक इधर होगा। जब ये इक्लिप्स्ड हो तब प्रॉब्लम है ना। याद है ये दोनों सेम नहीं होते हैं, पर खिसका सर हुआ रहता है। ये तो दिखाया भी था मॉडल में भी तुम लोग को। तो इसके इस कंपैरिजन में सर सी ज्यादा मतलब सर होना नहीं चाहिए। नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि अच्छा वैसे तुम देख रही हो, नहीं तो सी के साथ अलग प्रॉब्लम होगी ना फिर वो कॉन्फ़िगरेशन मैच नहीं करेगा। ये भी तो मैच करना चाहिए ना। 1 पे एस होना चाहिए, 2 पे एस होना चाहिए, 4 पे आर होना चाहिए, ये चाहिए। ओके सर। तो आपको पहले कॉन्फ़िगरेशन मैच कराना है। कॉन्फ़िगरेशन मैच करा करके उसके बाद आपको चेंजेस करा। कॉन्फ़िगरेशन निकाल लोगे ना, कोई दिक्कत इसमें? जैसे मान लो, चलो एक मैं पकड़ के दिखाता हूँ। जैसे ये देखो, अब इस साइड वाले का ये हाइड्रोजन अंदर है, तो आपको क्या देखना है, इसको बाहर से देखना है। और बाहर से जब भी करोगे तो नंबर 1, 2 एंड 3, अब यहाँ पे नंबरिंग कैसे करें? तो देखो ये भी कार्बन है, आगे गए तो फिर कार्बन मिला, इधर भी पहले पे कार्बन मिला, आगे गए तो कार्बन मिला। लेकिन आगे जाते इसकी ब्रांचिंग होगी, तो नेचुरली इस साइड वाला जो कार्बन है वो नंबर 1 का हुआ, और ये किसका हुआ, 2 का। और ये 1 कार्बन वाला 3 का हो गया। तो आप सोचो, आपको इसी साइड से हाइड्रोजन के अपोजिट से देखना है, तो 1, 2, 3। आई होप समझ पा रहे होगे आप, ये आर हो गया एट दिस सेंटर। तो ये वाले सेंटर पे ये आर है। आ रहा है बात समझ में सबको? सो दिस इज हाउ वी आर सपोज टू विजुलाइज दिस। यस तो सर। ऐसे करके आपको देखना पड़ेगा सारे सेंटर्स को। देर इज नो अदर वे आउट। ये 3D वाले मॉलिक्यूल्स हैं, यू आर सपोज टू गो लाइक दिस। और बताइए। सर एक ये चीज पूछनी थी, रिजियोमर्स क्या होते हैं? कहाँ तुमको वो वर्ड मिल गया? सर 95th में। आते हैं उधर तक, अभी आराम से चलने दो। हाँ जी, टिल 70 एनी अदर डाउट एनीवन हैव? सर 66 वाला एक बार बताना। हाँ जी, इसमें कहाँ तुम्हें डाउट है वो बताओ स्पेसिफिकली। सर एक्चुअली सेकंड वाले में डाउट था। क्या डाउट है बताओ। ये और ये आपस में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल। सही तो जा रही हो, कॉन्स्टिट्यूशनल ही है। सर तो मेरा ऑप्शन ही मैच कर रहा था। क्यों? सेकंड वाला कॉन्स्टिट्यूशनल है, फर्स्ट वाला भी कॉन्स्टिट्यूशनल है, दिक्कत क्या है तुम्हें? सर गलत आंसर देखिए होगा। चेक कर लेना। फर्स्ट का भी ए आना चाहिए एंड सेकंड का भी ए ही आना चाहिए। फर्स्ट ए सेकंड ए, ये एक यस बारी चेक करते हैं। थर्ड का भी, थर्ड बोले तो ये, और बी बोल रहा है कन्फिग्रेशनल। सो यस दे आर कन्फिग्रेशनल आइसोमर। और ये भी अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी कन्फिग्रेशनल आइसोमर है आई गेस ना। यस दे आर कन्फिग्रेशनल आइसोमर, एंड एट द सेम टाइम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी है। तो फोर्थ के लिए दे कैन यूज द टर्म बी, और दे कैन यूज द टर्म ऑप्टिकल डी। तो फोर्थ के लिए हो सकता है, सो आई वुड गो विद दिस ऑप्शन ओनली। दिक्कत क्या है इसमें? यस सर सही आंसर मतलब मेरा सही था। डबल चेक करो साक्षी प्लीज। कोई क्वेश्चन जब भी आपको कॉन्फिडेंस अलाउ करे कि सब चीज सही चल रहा है, तो आंसर को एटलीस्ट एक बार ही रीचेक कर लो, ठीक है? इजी रहेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा फिर क्वेश्चन करने में। यस। च- ना, चलो भाई, 67 से लेकर के 70 तक में कोई डाउट? सर 71 वाला। नेचुरली अकरिंग substances below how many have this? तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? कितने बेसिकली इसके आइसोमर होंगे? तो यहाँ देखो, आपका आर एस मिल गया, सॉरी
यहाँ पे आपका EZ मिला, यहाँ पे भी आपको EZ मिलेगा, बोलो ना। यस सर। और इसके अबाउट दो कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा तुमको, एक R एक S। इसके अबाउट भी दो कॉन्फ़िगरेशन RS, इसके अबाउट भी दो कॉन्फ़िगरेशन RS, इसके अबाउट भी। कोई मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है नहीं। तो बेसिकली क्या हो गया, ये सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो हर जगह का मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ये आएगा आंसर इसका। सर वो फिर जैसे लेकिन जैसे हम जैसे साइक्लोप्रोपेन में हम 2 CH3 लगा के बोलते थे, वो ज्योमेट्रिकल शो करते हैं। तो बेटा उस टाइप। ज्योमेट्रिकल उसके अंदर ही आ गया ना। जब तुम ऑप्टिकल काउंट ले रहे हो तो ज्योमेट्रिकल, अब जैसे ये वाला एक केस है, मैं बोलूं ऊपर CH3 ऊपर CH3, और फिर बोलूं कि बेटा ऊपर CH3 नीचे CH3, ना, बोलो। ये तो चलो फिर भी एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां पे सिमेट्री होगी। सिमेट्री हो गई तो चलो एक फॉर्म आपका मिजो ही बन गया इसमें। अदरवाइज जब आप बोल रहे हो कि इधर R हो जाए, इधर R हो जाए, इधर S हो जाए, इधर S हो जाए, और एक हो गया RS, तीसरा फॉर्म नहीं बनेगा इसमें, मतलब SR नहीं बनेगा, क्योंकि सिमेट्री होगी। तो तीन आइसोमर तो ऐसे आ गए, और ऐसे देखोगे तो आपको ये प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई, ये मिजो फॉर्म हो गया, इधर वाले में D+L मिल जाएगा। तो ज्योमेट्रिकल तो ऑटोमेटिक आ गया अगर आप ऑप्टिकल टोटल काउंट कर रहे हो तो। अच्छा, मतलब जो टेट्राहेड्रल सेंटर है उस पे हम सीधा सिर्फ ऑप्टिकल लेकर काउंट कर ले तो तो। ज्योमेट्रिकल बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, बट लेकिन आपको स्मार्ट होना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला, वो ये वाले सेंटर के केस में आपको ये तुरंत अलर्ट रहना पड़ेगा कि इसके केस में ये नहीं कि पता चला यहाँ RS लिख दिया, यहाँ RS, ये दोनों एक जैसे नहीं है, RS अलग अलग, सॉरी दोनों अलग अलग नहीं है, एक जैसे हैं। तो इसलिए इसके तीन ही बनेंगे, RR SS RS। SR विल नॉट बी देयर। जबकि यहाँ देखो अनसिमेट्रिकल है, कहीं से भी काटो इसको सिमेट्री नहीं है। तो इसलिए इधर का R1S1 और इधर का R2S2, इधर का R3S3 होगा, इधर का R4S4 होगा। सो दे आर इंडिपेंडेंट, इसलिए हम सबको लेकर के चल रहे हैं। ओके सर। सो देखो बड़ा सिंपल सा फंडा है, मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल हो जाए ना तो बड़ा आसान हो जाता है करना। सो अनसिमेट्रिकल के केस में टोटल स्टीरियो सेंटर देख लो, जैसे यहाँ स्टीरियो सेंटर था ज्योमेट्रिकल, ये ज्योमेट्रिकल था, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये ऑप्टिकल। जितने नंबर्स मिले उतना आप 2 के पावर में कर दो, आंसर आ जाएगा 2 to the power n। n इज द स्टीरियोजेनिक्स, ठीक है। मतलब ज्योमेट्रिकल सेंटर प्लस ऑप्टिकल सेंटर है। गॉट इट। यस सर। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। हाँ जी, अप टू 90 एनी द डाउट। चलो अब 90 के आगे जब बढ़ते हैं, ठीक है। सर 75। चलो ठीक, कोई बात नहीं। सॉल्यूशन ऑफ वन इट इज ड्यू टू, ये तो आसान है, अब तो मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए तुमसे। ऑप्टिकली एक्टिव 1 फिनाइल इथेनॉल, तो 1 पे क्या बोल रहा है, फिनाइल है और इथेनॉल भी है। वन फिनाइल इथेनॉल, यही है ना, बोले भाई। तो OH टेक्निकली इसी साइड लगाना पड़ेगा तभी बन पाएगा। देखो यस 1 सर। फिनाइल इथेनॉल तो यही बनेगा ना। अब बताओ क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? हाँ जी, ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर है, क्योंकि एक CH3 है इसके साथ, एक H है और एक OH है। अब क्या बोल रहा है ये कहानी में, कि अगर इसको H+ मीडियम में डाल दो तो ये रेसमाइज हो जाता है, मतलब इसका डेक्स्ट्रो प्लस लिवो दोनों बन जाता है। तो क्यों बनता है, कॉमन सेंस लगाओ, क्यों बनेगा? तो एसिडिक मीडियम में आपको मालूम है ये कार्बोकेटाइन बना देगा, बोलो भाई। यस सर। प्रोटोनेट होकर के H2O निकल जाएगा ना। अब देखो सॉल्यूशन में हीटिंग नहीं कर रहा है, हीटिंग नहीं कर रहा है, तो यानी जो भी वाटर निकल रहा है वो री अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब अटैक करेगा तो ऊपर और नीचे दोनों इक्वल चांस है करने का।
तो 50% डेक्स्ट्रो बनेगा, 50% लेवो बनेगा। तो आंसर क्या होगा? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन, कार्बोनियम आयन जो लिखा है वो एक ही चीज होता है। कार्बोनियम एंड कार्बोकेटायन इज द सेम थिंग। इनफैक्ट कार्बोनियम आयन इज द सबसेट ऑफ कार्बोकेटायन। समझ आ गया? यस सर। सबसेट यानी मतलब उसमें कुछ फर्क है? थोड़ा सा फर्क है। जैसे एक ऐसा स्पीसीज भी मिलता है CH5+। अब ये बहुत वियर्ड है, ये आप सिर्फ एमओटी से समझ सकते हो। तो इसको भी हम कार्बोकेटायन बोलते हैं, बट दिस इज नॉट कार्बोनियम ना। सो दिस इज नॉट बेसिकली व्हाट टू से। एक थोड़ा सा यहाँ पे ना गड़बड़ हो गया है मेरे ख्याल से। यहाँ पे वर्डिंग कुछ और देना चाह रहे थे, वो गलत हो गया। सो अभी सुन लो, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कार्बन पे पॉजिटिव कोई भी हो, दैट विल बी टर्म्ड एज कार्बोकेटायन। बट इसके अंदर दो पार्ट आता है, कार्बीनियम एंड कार्बोनियम। बीनियम अलग होता है, कार्बोनियम अलग होता है। तो ये जो पार्ट था ये मेरे ख्याल से कार्बोनियम का है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे वर्डिंग थोड़ा सा गलत हो गया है। बट चलो कोई बात नहीं, अभी के लिए तुम लोग यही समझो कार्बोनियम है या कार्बोकेटायन एक ही चीज है। इतना डिटेल में मुझे लगता नहीं है कि घुसेगा एग्जामिनेशन में। अदरवाइज कार्बेनियम इज दैट स्पीसीज विच इज ट्रू कार्बोकेटायन। आई मीन ट्रू कार्बोकेटायन का मतलब सिक्स स्टेट वाला। दिस इज कार्बेनियम आयन ना। और कार्बोनियम उसके लिए यूज करते हैं जहां पे ऑक्टेट कंप्लीट हो, जैसे CH5+ मैंने बोला था, उसके लिए मेनली यूज करते हैं। मुझे लगता है इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक किया हुआ है। बट चलो इतना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि और कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। सो यस दैट इज द ओनली थिंग विच वी कैन गो। Yes, guys, now coming to the question number till 80. Any other doubt? 90th। चलो ठीक है, अब 90th से पहले भाई कोई और भी डाउट पूछेगा? किया है सबने? यस सर। अच्छा, 90 के आगे किया होगा ना। तो व्हाट इफ कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो इसको ध्यान से। साक्षी ये बताओ, जो मोस्ट बल्कियर ग्रुप कौन है, नंबर 1 या 2? विच इज मोस्ट बल्कियर? सर 1। तो 1 कहाँ रहना चाहिए? सर इक्वेटोरियल। इसमें कहाँ है? एक्सियल। तो मतलब ये लेस स्टेबल होगा। यस सर। तो ये अगर ज्यादा स्टेबल लेफ्ट साइड वाला हो गया तो क्वांटिटी में यही ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम पीछे की तरफ रहना चाहेगा। और वैसे भी देखो, अगर मॉलिक्यूल एक से एक में जा रहा है तो डेल्टा एस तो जीरो हो गया। डेल्टा G0 इज इक्वल टू डेल्टा H0 माइनस T डेल्टा S0, ये तो खत्म हो गया टर्म जीरो। वन मॉलिक्यूल इज गोइंग इन वन मॉलिक्यूल। तो जो वैल्यू डेल्टा H का है वही साइन डेल्टा G का भी हो जाएगा। और आपको एक इक्विलिब्रियम मालूम है कि डेल्टा G0 इज इक्वल टू -2.303 RT R/T log ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, याद है? यस सर। तो बस इसी का यूज कर रहे हैं हम लोग। डेल्टा जी अगर क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया, तो के इक्विलिब्रियम नेगेटिव, मतलब के इक्विलिब्रियम को लेके जाओगे तो -डेल्टा G अपॉन 2.303 R। अगर ये पॉजिटिव हो जाए तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। LN के इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना आ जाएगा फिर? 10 के पावर में कुछ नेगेटिव वैल्यू, सो विच विल सर्टेनली बी लेस देन 1। तो इसका मतलब ये पीछे की तरफ रहेगा, लेस देन 1। बड़ा सिंपल सा था ये। सर एक्चुअली मुझे था कि ये तो बहुत रैपिड मतलब इंटर कन्वर्जन भी होता रहेगा, तो फिर हम के डिसाइड ही कैसे करेंगे। नहीं, इंटर कन्वर्जन होगा, बट जो फॉर्म स्टेबल है उसका परसेंटेज हमेशा ज्यादा रहेगा ना। यस सर।
ये तो वही वाली बात हो गई कि सर इथेन के अंदर तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होता है, बट किसी एक मोमेंट पे पूछोगी तो स्टैगर्ड फॉर्म ही ज्यादा परसेंटेज में होगा ना। यस सर। ना, तो वो सर वाली बात है। सर एक 87 में डी ऑप्शन में ना सिंगल बॉन्ड रोटेशन लिखा है, उसका क्या मतलब होता है? मतलब वैसे आंसर आ गया था, बस इस मतलब समझना है। डी ऑप्शन का मतलब क्या है ये? सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन यार, कन्फर्मर। अच्छा, इसका मतलब बगल बस में कंफर्मर ही है। लिखा तो है बगल में यार। नहीं, मुझे लगा लाइक शायद कुछ और शायद मतलब हो। ज्यादा तुम सोचने लग गए हो मुझे लग रहा है। सीधा सीधा लिखा है कन्फर्मर, और कन्फर्मर होता भी क्या है ये भी पढ़ाओ, ये भी पढ़ा है ना। हाँ किसके अबाउट रोटेशन होता है? पाई बॉन्ड के अबाउट। नहीं, सिंगल बॉन्ड के about। तो वही तो कहानी लिखा है बगल में। नहीं, फिर मतलब इसको मुझे ऐसा लगा क्योंकि इसने साइड में क्यों ऐसे अलग से मेंशन किया कुछ मतलब। नहीं यार, तो करता है भाई, कैसी बात करो, जब चीजें सिंप्लीफाई करता है तुम अपने थॉट के वजह से और कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर देते हो उसको। थिंग्स आर नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड जितना तुम उसको बना के सोच लेते हो। ओवर थिंकिंग इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम दैट इज एसोसिएटेड, आई गेस ना, क्योंकि अब जिस तरह के डाउट तुम पूछ रहे हो उसमें ओवर थिंकिंग ज्यादा लग रही है, काम की चीजें कम लग रही है, ओवर थिंकिंग ज्यादा है। तो मेक इट सिंपल, जो हो उसका ऑब्वियस मीनिंग है वो कॉन्फिडेंस में लेके आगे बढ़ो। नहीं तो ऐसे यस ना सर। तुम्हारे नंबर ऑफ प्रॉब्लम अटेम्प्ट भी बहुत कम हो जाएंगे फिर, एक ही जगह पकड़ पकड़ के अटके रहोगे तो। पूछेगा कोई सिंपल सा चीज, तुम्हें लगेगा क्यों पूछ रहा है भाई ये तो नहीं पूछना चाहिए इसको, अब ये क्या मतलब है भाई, एग्जामिनर है, कुछ भी पूछ सकता है, उसकी मर्जी, सिंपल चीजें भी पूछ सकता है। और क्वेश्चन सारे हार्ड नहीं होते हैं कहीं पे भी, कुछ हार्ड होते हैं। अब तुम जबरदस्ती, मुझे लग रहा है जिस तरह से सोच रहे हो उसको बना दोगे तुम हार्ड, दैट माइट बी वन ऑफ द रीजन। ओके, यस सर। जिसकी वजह से तुम्हारे स्कोर थोड़ा डिप हो रहा है। चलो एनीवे, लेट्स मूव ऑन टू द अदर मॉलिक्यूल्स। यस गाइस, 91 से लेकर के 90। 93। 93। अच्छा, 3 days। बताओ मैं क्या करूँ अब इससे। अब ये वर्डिंग का क्या मतलब है यहाँ पे? 50-50%, और ये क्या है? लेट मी चेक। डबल बॉन्ड एन। सर इसमें टॉटोमेरिज्म होएगा। नहीं बेटा, पहले ये बना तो लो, क्या है ये। अब बताओ ये NO2H क्या है? बोलो, ये है क्या? बोलो ना, क्या समझे तुम NO2H से? यही होगा सर। यही है मेरे ख्याल से, और तो कुछ नहीं दिख रहा है। अब आप देखो ध्यान से, एक तरह से ये इन और ये ऑल, ये इकट्ठे लग रहा है। तो यहाँ से प्रोटॉन निकालो, नेगेटिव करो, रेजोनेंस कराओ, मतलब अगर अगर ये यही है जो मैं सोच रहा हूँ, तो PH CH डबल बॉन्ड C, सॉरी, CH डबल बॉन्ड N है यहाँ पे, एंड फिर O माइनस कर दूंगा मैं डीप्रोटोनेट करके, ये इधर आएगा, नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, तो PH CH माइनस, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, डेटिव बॉन्ड O, डेटिव बॉन्ड O। अब ये नेगेटिव होने की वजह से जो प्रोटॉन है वो लास्ट में यहाँ अटैच हो जाएगा, तो PHCH2NO2 बन जाना चाहिए मेरे ख्याल से, ये बनना चाहिए मेरे ख्याल से। बोलो। चलिए 50-50% मतलब इक्वल क्वांटिटी में बनाया था। हाँ, वो यही पता नहीं यही क्यों लिखा हुआ हुआ है। है। हाँ, सर यही है आंसर तो। तो फिर अगर यही है तो इसमें दिक्कत क्या था तुमको? क्या सर था, ये तो ऐसे। नॉर्मल टॉटोमराइजेशन का केस था। ये सर ऐसे नाइट्रो नाइट्रो वाला। हम्म। तुम लोग लग रहा है रिवाइज नहीं कर रहे हो, पुरानी चीजों को तुमने हल्के में ले लिया है।
करो, थोड़ा रिवाइज करो, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। 95 में डी ऑप्शन बता दो क्या, रिज्यूमर। पहले तुमने ये ढूंढ लिया उसमें से जो भी होना है, मिल गया तुम्हें ये सर मतलब या आंसर नहीं? तो आ गया, बस ये ऑप्शन देखा था क्या है। रिज्यूमर, और इसको किसको बोलते हैं रिज्यूमर? आ, एक वर्ड आता है इसमें, रेजियो सिलेक्टिविटी। हम्म। सर मैंने इसका गूगल पे सर्च किया था तब, तो इसका वो था कि मतलब जब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज करते हैं तो नंबर उसका जो आता है वो उससे होता है। रिजियो आइसोमर वैसे तो ये बता रहा है ऐसा आइसोमर जो रीजन से रिलेटेड हो, यानी कनेक्टिविटी से रिलेटेड हो। तो कनेक्टिविटी से तो कंस्टिट्यूशन लाते हैं, बट एक वर्ड था रिजियो सिलेक्टिविटी, मुझे एक बार थोड़ा सा देख लेने दो। हम्म। हाँ सही है भाई, यही है मीनिंग ना। रिजियो आइसोमर का मतलब हुआ रीजन स्पेसिफिक या कनेक्टिविटी स्पेसिफिक। तो आपके मोस्टली ये मान के चलो जिसमें आपका कनेक्टिविटी डिफर कर रहा हो ना, वो पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। ओके सर। चलो बताओ और आगे बढ़ते हैं। 96 से लेकर के 96 से लेकर के बच्चों बोलिए। 96 से लेकर के 100 के बीच में कोई डाउट है? चलो, 101 से लेके 105 में कोई डाउट है? सर 105 एक बार बता देते। मोर डोमिनेटिंग इन ऑल फॉर्म, in which of the following keto form is more dominating than in all form? कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, अच्छा ठीक है। देखो एक चीज तो ये क्लियर है ना, रिंग पे आप डबल बॉन्ड नहीं ला पाओगे, यस सर। और यूजुअली कीटो फॉर्म खुद ही स्टेबल ज्यादा होते हैं, अनलेस उनमें किसी तरह का, जैसे अब यहाँ वाला केस था, अगर मैं यहाँ लाके OH ऐसे लेके आता तो शायद हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता, बट प्रॉब्लम ये है कि मैं इस सेंटर पे ला ही नहीं सकता। यहाँ पे ऐसे सोचूं तो यार ऑलरेडी ये मॉलिक्यूल एंगुलर स्ट्रेन पे है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से रिक्वायर्ड एंगल 120 है, बट रिंग 90 डिग्री ही दे पा रहा है। अब अगर मैं इसका इनॉल बनाता भी हूँ स्ट्रेन के वजह से, तो OH यहाँ बनेगा और दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई फायदा दिख नहीं रहा है। और अभी दो ही कार्बन थे, अब तीन कार्बन sp2 हो गए, ये वाला और ये वाला भी। तो यार मेरे हिसाब से इसमें भी नहीं होना चाहिए, दो में है नहीं, तो आई विल गो विथ ऑल ऑफ दीज। मोर देन वन का तो एक ही ऑप्शन ही है, चेक करो। जैसे डी है, एक बार बी वाला भी बता दो। अब बी वाला खुद से सोचो यार, तुमने आंसर निकाल लिया था या फिर सोच आंसर सोच के निकाल लिया छोड़ था, दिया? ए सी को तो आंसर तो निकाल लिया था। अच्छा ठीक है,
फिर तो कोई टेंशन नहीं है। अब बताओ इसमें क्या तुम्हें नहीं लग रहा है। पहली बात देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई बेनिफिट किसी को नहीं दिख रहा है यहाँ पे, बीच में इतना बड़ा बल्की ग्रुप होने की वजह से प्रॉब्लम तो आ रही है। और कीटो फॉर्म यूजुअली ज्यादा स्टेबल होते हैं। इनॉल तो बनाते ही तभी हैं जब जैसे एरोमेटिसिटी आ जा रही हो, या फिर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन वाला फैक्टर जो था, या फिर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेन लग रहा हो, बगल बगल में डबल बॉन्ड हो तभी। तो इसमें तो प्रॉब्लम ही कुछ नहीं दिखाई दे रही है मुझे उस वाइज। तो मैं क्यों बनाऊंगा इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल। बल्कि अगर पूछता किस में इनॉल ज्यादा होगा, तो राइट, तो थोड़ा सा मतलब, तो भी क्या ही है, सब में कीटो फॉर्म ही ज्यादा होगा। रिलेटिव अमाउंट पूछता तो दिमाग खराब होता। बट इसने हर मॉलिक्यूल का कीटो फॉर्म पूछा था किस में डोमिनेटिंग है, तो हर मॉलिक्यूल में डोमिनेटिंग होगा, अनलेस कोई स्पेशल स्टेबलाइजिंग फैक्टर आ जाए। ठीक है। यस सर। चलो बताओ, 106 से लेकर के 120 तक। सर 120। 120। हाउ मेनी यस सर रिप्रेजेंटेशन 120। ऑफ लैक्टिक पॉसिबल डीएनएल। अच्छा, इसने डीएनएल दोनों को ले लिया ना। बोलो भाई। हाँ, हाउ मेनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैक्टिक एसिड आर पॉसिबल। तो यार अब वही है कि चार ग्रुप हैं, इनको मतलब इन्हीं चार पे आपको रिप्रेजेंट करना है, कैसे बनाओगे तो। सर 4 फैक्टोरियल। हाँ मेरे ख्याल से भी पक्का। सर इससे आंसर आ रहा है, बट सर हम CH3 को भी प्रेशर रिएक्शन वगैरह ऐड कर दें तो फिर और आंसर्स नहीं आ जाएंगे। CH3 को क्या कर दें। सर उसे भी फिशर प्रोजेक्शन में एक्सटेंड कर दें। नहीं, अरे बाबा, फिशर प्रोजेक्शन में तो सेंटर बस यही रहेगा ना, जो कायरल होता है उसी को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं ना, सबको थोड़ी ना करते हैं। ऑलराइट। ठीक है। तो बेसिकली कहानी ऐसा है कि आपके पास ये पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, ये चार पोजीशन है ना साइक्लिक ऑर्डर में। और चारों में क्या भर सकते हो, पहले वाले में चारों ग्रुप लगा सकते हो, जैसे मान लो ऊपर वाला है। अगले वाले में तीन लगा सकते हो क्योंकि एक भर चुके हो आप। अगले वाले में दो लगा सकते हो, अगले वाले में। और नहीं तो बना बना के देखो भाई, तबीयत खराब हो जाएगा मेरे ख्याल से। CO2H यहाँ फिक्स करके अब इनको बदलना शुरू कर दो। जैसे अब ये ऊपर में HOH CH3 लगा है, तो एक जगह पे H लगा दो, यहाँ CH3, यहाँ OH, और ऐसे ही बदलते जाओ अलग अलग। तो टोटल बना लो कितने बन रहे हैं, समझ गए ना। यस सर। चलो, तो ये तो बस ऐसे ही जोड़ जाड़ के आ रहा है सब इधर उधर का। और बताओ, मोर सर मैथमेटिक्स क्वेश्चन। 125। 125। ये तो क्लास में किया हुआ एग्जाम्पल है। हाँ, ये तो क्लास में किया हुआ एग्जाम्पल है टॉटोमेरिज्म का। पूछ रहा है विच हाइड्रोजन कैन नॉट अंडरगो ड्यूटेरियम, जिस कार्बन पे नेगेटिव जा ही ना पाए। तो देखो, जो पहली बात तो ये समझो, जो डबल बॉन्ड से अभी मैं आप लोग को इवन CB समझा रहा था, याद आ रहा है। उसमें मैंने बताया था कि भाई ऐसा कोई नेगेटिव आयन तभी बनेगा, कार्बन आयन तभी बनेगा जब वो अल्टीमेटली ऑक्सीजन या हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के हेड पे चला जाए। तो मुझे बताओ, अगर H2 निकालते हो तो यहाँ का नेगेटिव जा पाएगा, तो आंसर है यस। यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ, तो ये निकल सकता है। दिस कार्बन आयन कैन फॉर्म। मेरी बात समझ में आ रही है सबको। यस सर। तो यहाँ नेगेटिव बन सकता है, यहाँ नेगेटिव बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये भी चला जाएगा। ये नेगेटिव भी बन सकता है, ये भी चला जाएगा। sp2 वाला यहाँ नहीं बनेगा ना। लेकिन जब ये अपने आ रहा होगा तो रास्ते में यहाँ नेगेटिव क्रिएट करेगा, आते टाइम पे ये डबल बॉन्ड बनाएगा,
तो हियर अगेन इट कैन एक्सचेंज, क्योंकि अगर आपके पास HOCH3 है तो यहाँ अटैक करके निकाल लेगा, तो यहाँ बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। सर बस ये H1 की गड़बड़ी कर दी थी, बस सर हो गया। ठीक है, ये क्लास का एग्जाम्पल है, मेरे ख्याल से मैंने क्लास में भी कराया था ये। चलो कोई बात नहीं। 26 से लेकर के 30 तक में ये कितने प्रॉब्लम है भाई इसमें? बहुत ज्यादा है। 200। 200 पूरे है ना? चलो तो अब जल्दी खत्म करो यार इसको। 125 से लेकर के 145 के बीच में यहीं तक रोक देता हूँ। 145 के बीच में और कोई डाउट? तो एक बार 142 भी समझा दोगे सर? इसमें क्या दिक्कत है जी? सर ये इसका सही नहीं आया तो मैं समझा दूं। ये बताओ, ये तो ये जैसे मान लो ये प्लेन है, राइट? और इसके परपेंडिकुलर एक ग्रुप ऊपर है और एक नीचे है। तो जितना डिस्टेंस यहां से इसका होना चाहिए उतना ही यहां से होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो। क्योंकि ये तो वही वाली बात हो गई ना कि एक टेट्राहेड्रल बना दो, एक बॉन्ड अंदर लेके चला जाऊं और एक बाहर लेके चला आऊं। बताओ कौन ज्यादा दूर है इससे? कौन ज्यादा दूर है? सेम। तो बस, तो वही तो कहानी है। क्योंकि ये परपेंडिकुलर अप है और ये उसी तरह से डाउन है सेम प्लेन में। तो जितना डिस्टेंस इसके साथ उतना ही डिस्टेंस तो इसके साथ होगा। वो इल्यूजन क्रिएट इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम प्लेन में उसको देख रहे हो। आगे बात समझ में? यस। यस सर। क्लियरली दिखा भी रखा है इसमें प्लेन में। चलो खैर, एनीवे। और बताओ, खत्म? सर चलो एक भाई। रोटेमर्स क्या होता है? रोटोमर्स। रोटोमर्स मतलब रोटेशनल आइसोमर। रोटामर्स मेरे, क्या स्पेलिंग बोलो तो एक बार। ROTAMERS। रोटामर्स। मेरे ख्याल से वर्ड से तो ऐसे ही लग रहा है कि रोटामर कन्फर्मर से रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि रोटेशन तो वहीं पे वर्ड आता है। सर क्वेश्चन नंबर 198 में ऑप्शंस में दे रखा था कन्फर्मर्स अलग ऑप्शन है और रोटेमर्स अलग ऑप्शन है। देखने दो एक बारी। नहीं, मेरे ख्याल से तो सेम ही है बेटा ना। ओनली दैट ओनली कन्फर्मर रोटामर्स आर सेम थिंग। बस अलग अलग वही वाली बात होगी ना कि मैं पूछूं कि स्ट्रक्चरल आइसोमर है या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है। तो नाम तो अलग अलग है बट वो सिनोनिम्स है। ठीक है, ओके सर। सिनोनिम्स है। चलो ठीक है भाई। सो एक एक दिन और डिस्कशन कर लूंगा इस पे। सर एक बार 134 बता दो। 134 बता दूं? इसमें क्या दिक्कत है? क्या प्रॉब्लम है बताओ भाई। जनरली कौन सा सर फॉर्म इसमें स्टेबल वाई। होता है? कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। इसमें देख, इनॉल में एरोमेटिक आ गया है, दिख रहा है? यस सर। तो इसलिए एक्स तो बहुत ज्यादा होगा। अब रही बात वाई एंड इसमें, तो देखो, फायदा इसमें भी ज्यादा नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है। यहाँ चलो ट्रू कार्बोनिल कैरेक्टर होने की वजह से इसका नेगेटिव बन करके स्टेबलाइज होगा। यहाँ तो ट्रू कार्बो के मतलब नेगेटिव बनेगा तो उल्टा ये कॉन्जुगेट करके इसको खराब कर रहा है। जो लोन पेयर है ऑक्सीजन का, दैट इज अंडर कॉन्जुगेशन।
सो इट इज डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। एक एग्जांपल मैंने तुमको बताया था कि अगर ये बीच में एसिटो एसिटिक एस्टर वाला जो एग्जांपल था, कि अगर तुम इधर CH3 की जगह OCH3 डाल दो तो बहुत खराब हो जाता है परसेंटेज, मैंने बताया था ना। तो यस ये सर। उसी का साइक्लिक वर्जन दे दिया है बस। यहाँ ओके सर। कॉन्जुगेशन हो रहा है, ठीक है। तो चलो भाई, ठीक है, फिर वी आर डन विद दिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस एल्काइल हैलाइड। चलो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग, राइट। लेट्स टॉक अबाउट, क्योंकि ज्यादातर लोग यही किए हो तो यही करेंगे डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1, बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स है इसमें। 1 2, अच्छा कहाँ तक कर रखा है? जस्ट जस्ट पोल ओनली, राइट। रेज योर हैंड जिसने इसमें कम से कम 60 प्रॉब्लम कर रखे हो लेवल 1 का। एनीवन? अनुभव ने कर रखा है, गुड। और सिमरवीर ने कर रखा है। एनी अदर स्टूडेंट नहीं कर रखा है? खत्म कर दिया सर। दक्ष खत्म हो गया ये? यस सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी तुमने कुछ किया है इसमें? सर पूरा तो नहीं हुआ बिल्कुल। कहाँ तक किया भाई, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। सर मैंने बी पार्ट के पहले 40 क्वेश्चंस किए। ए वाला तुमने भी नहीं किया ना? वो सर। जबकि सब्स्टिट्यूशन में पहले पढ़ाया हूँ तुम लोग को। चलो ठीक, कोई बात नहीं, इसको अब प्रायोरिटी में रखो, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, इनिशिएट कर देता हूँ ताकि इनिशियल हर्डल्स जो भी हो वो खत्म हो जाए। तो फर्स्ट 15 प्रॉब्लम्स मैं यहाँ के डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। तो जो इनिशियल प्रॉब्लम होती है वो खत्म हो जाए तुम लोग की। बताओ, जिनके नहीं किए हैं वो लीव कर सकते हो अब। फर्स्ट थैंक यू 15 सर। में एक काम करूंगा, पहले 15 यहाँ के डिस्कस कर लेता हूँ और तुम लोग इसकी प्रैक्टिस करो। एलिमिनेशन वाला और ये दोनों ही मैं अब दोनों डिस्कस करूंगा। जैसे मान लो अगर 30 प्रॉब्लम इन अ डे डिस्कस कर रहा हूँ तो 15 फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन, 15 फ्रॉम एलिमिनेशन, यानी A से 15 और B से 15 ऐसे कर लेंगे, ठीक है। सो आपको भी प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है, क्लियर ना? कि यस सर। मतलब आप एक काम करो, 30-30 का वो बना लो, 30 प्रॉब्लम इसमें से एंड 30 प्रॉब्लम उससे करोगे। तो या तो अल्टरनेट डे पे कर लो आप, या एक ही दिन में कर सकते हो तो करो, मर्जी है आपकी। अल्टरनेट डे प्लान करके अगर कर रहे हो तब तो फिर 30 क्यों, फिर 45 पर डे होना चाहिए। एक में 45, एक में 45, ठीक है। चलो लेवल 1 में फर्स्ट में कोई डाउट किसी को? सेकंड टिल 10? गुड। टिल 15? 15। बहुत। 15 बताना है। यस सर, देखो 15 बता दो। देखो, सबसे पहला स्टेप तो होगा कि H2O इसके साथ पोलराइज करके इसको तोड़ दे, कार्बोकेटायन बनाए। यानी यहां से यहां बनेगा आपका स्टेप नंबर 1। अग्रेड? यानी फर्स्ट TS आएगा, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद क्योंकि सिर्फ वाटर है तो वो अटैक करके दूसरा बनाएगा, ये बनेगा स्टेप नंबर 2, OHH पॉजिटिव। अब तीसरा स्टेप ये है कि इस प्रोटॉन को कोई निकाल ले। अब वो वाटर ही निकाल ले या Br- निकाल ले, तो ये बनेगा स्टेप नंबर 3। तो TS1 आना चाहिए, 2 आना चाहिए एंड TS3 आना चाहिए। 3 ट्रांजिशन स्टेट दिखने चाहिए, जिसमें सबसे मुश्किल होना चाहिए पहला वाला, यानी एक्टिवेशन एनर्जी उसका हाईएस्ट। तो 3 हमें दिख रहे हैं ये वाले, यहाँ 2 दिख रहा है, ये 2। तो बात ही खत्म है, एक ही ऑप्शन है जिसमें 3 है, बी वाले में। क्या प्रॉब्लम है? इसमें दिक्कत क्या है भाई?
आप जब मैकेनिज्म लिख के नहीं बनाओगे तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं निकल पाएंगे, पूरा लिख के बनाना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट 15 डिस्कस्ड। सर 14 बता दो। यस, और कोई इसमें 30 तक में? 24th। इसमें क्या दिख 24 25? आओ चलो देख लेते हैं। कंसीडर न्यूक्लियोफिलिक डायग्राम, सेलेक्ट इन ईच पेयर दैट शोज ग्रेटर SN2। तो दिमाग लगाओ भाई, इसमें और इसमें किसका SN2 बेटर होगा? तो देखो सब फैक्टर BR1। सेम है, तो अब लीविंग ग्रुप का है भाई, ये इजीली लीव कर जाएगा और ये चांसेस खराब होगा। तो इन दोनों में पहले वाले में तो 1 का होना चाहिए। कौन से ऑप्शन में डाउट है वो बताओ, मैं चलता हूँ उसके बाद। बी में डाउट है कि सी में तो है? C में। सी में, अच्छा। क्लोराइड आयन इस पे अटैक कर रहा है और ये DMSO में कर रहा है, मतलब मीडियम DMSO दोनों में आई एम एक्सपेक्टिंग में। DMSO में क्लोरीन बेटर हो जाता है। हाँ, तो क्लोराइड आयन बेटर हो जाता है, तो इसका भी यही होना चाहिए मेरे ख्याल से। दिया यही? यस सर। यस सर। तो फिर इसमें क्या दिक्कत था? DMSO में वो बेटर हो जाता है और एसीटोन में मैंने बताया था कहानी ही बदल जाती है। ठीक है, और 25 भी बताना है? यस सर। तो ये आसान है, देख मेरी बात समझ। देख आयोडीन यहाँ है ना, अब तेरा न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आता है? हमेशा बैक साइड, यानी इस जगह से आना पड़ेगा न्यूक्लियोफाइल को। तो यानी न्यूक्लियोफाइल ये वाले लाइन पे आएगा, ये 3 लोग बैठे हैं प्लस ये भी इसी साइड में आ गया है। यस। अगर ये इस साइड से आए तो एटलीस्ट रिपल्शन से बच जाएगा न्यूक्लियोफाइल। तो मेरे हिसाब से यार, मेरा जो अपना एस्टिमेशन उसके हिसाब से आई गो बी शुड बी फास्टर एज कंपेयर टू ए। यस सर, यही होगा। यस ठीक। आसान लग रहा है ना कि टफ लग रहा है ये सब? आसान है सर, आसान है। तो फिर यार इतना पढ़ लियो, बस तुम लोग करोगे तब आएगा, रिएक्शंस याद होंगे ना। चलो ठीक है, फिर आज का कहानी यहीं पे खत्म करते हैं। विल डिस्कस द रिमेनिंग प्रॉब्लम ऑन सम अदर डे। दैट्स ऑल फॉर द क्लास। थैंक यू सर।